हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल पेप रीडर। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो भारतीय काव्य शास्त्र हमने क्लासेस लेना स्टार्ट करी, यानी कि कल हमारी भारतीय काव्य शास्त्र की पहली क्लास थी, जो कि हमारे यूनिट 3 साहित्य शास्त्र का पार्ट 1 है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र होता है, और पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र का एक पार्ट हमने कल पढ़ा था, जिसमें देखा था कि कौन कौन आलोचक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनके ग्रंथ कौन कौन से महत्वपूर्ण है, प्लस उनका समय क्या है। ये 3 चीजें हमारे लिए जरूरी थी। जो सबसे पहले हमने ये चीजें देखी थी, और उसके बाद हमने इस तरीके से चीजें देखी कि काव्य लक्षण क्या होता है, उसकी परिभाषा किस किसने क्या दी है, उससे संबंधित सारी चीजें हमने कल की क्लासेस में कर ली थी, जिसमें भारतीय आलोचक भी आते हैं, पाश्चात्य भी आते हैं, और भारतीय में मतलब संस्कृत के भी आते हैं और हिंदी के भी आते हैं। तो तीनों तरीके के वाली जो परिभाषाएं होती है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल की क्लासेस सभी स्टूडेंट्स ने देख ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, वो कोशिश करना कि यूनिट 3 अभी अभी हमारी स्टार्ट हुई है कल से, तो सारी क्लासेज आप एक साथ कंटिन्यू देखते रहो। जिस दिन जो क्लास होती है उसको उसी दिन समाप्त करके फिर पीडीएफ से पढ़ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी। अगर नहीं मिलता है नाम सर्च करने से या लिंक वगैरह से, तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आपको किसी दूसरे वे से शेयर कर दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह से आप लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ से माध्यम से पढ़ सकते हो। और जहां तक हमारी भारतीय काव्य शास्त्र हो चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, जैसे ही हमारा भारतीय काव्य शास्त्र समाप्त होगा, यानी कि अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे थ्योरी क्लास खत्म होगी उसके बाद हम पूरे के पूरे भारतीय काव्य शास्त्र का एक दिन टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, और उसके अलावा हम पीवाईक्यू भी करेंगे, यानी कि दोनों चीजें करेंगे। पहले एमसीक्यू से समझेंगे कि जो हमने 5-7 क्लासेस करी है भारतीय काव्य शास्त्र की, उसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी, क्या समझी, परीक्षा की दृष्टि से अगर हमें पूछा जाएगा तो हम उनको कैसे याद रखेंगे, तो उसका लेंगे हम एक मॉक टेस्ट। उसी तरीके से फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और उसका मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। चीजें आपको कल भी समझाई थी बार बार कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बहुत ज्यादा चीजें लेकर आपको नहीं घूमना है, बहुत सारी पुस्तकें अपने पास नहीं रखनी है। भारतीय काव्य शास्त्र चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों में आपको बहुत ज्यादा नहीं उलझना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक से छोटी छोटी चीजें हमें पढ़नी है। डायरेक्ट चीजें पूछी जाती है, बहुत डीप अंदर से चीजें हर जगह से नहीं आती है। तो जो जितनी पूछी जाती है, पूछी गई या फिर पूछी जा सकती है, उस हिसाब से हम अपनी चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कर दीजिए सेशन को शेयर और सेशन को लाइक, प्लस जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास देखते हो चाहे रिकॉर्डेड देखते हो, जब भी देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जो स्टूडेंट्स क्लास में नए आते हो, और अपना फीडबैक क्लास में जरूर देकर जाया करो कि आपको क्लासेज कैसी लगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी यूनिट 3। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र का आज हम पढ़ने वाले काव्य हेतु काव्य लक्षण हमने कल कर लिया था, एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट। अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये जैसे समाप्त हो जाएगा फिर अपने एमसीक्यू करेंगे। फिर हमें चाहे कितने एमसीक्यू करने पड़े, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, पर चीजें सारी अपनी क्लियर रखेंगे। अब देखो, साहित्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र का पार्ट है हमारा काव्य हेतु। हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखने का। लक्षण का बताया था, हेतु का कारण होता है, प्रयोजन का उद्देश्य होता है। तो ये इनका जो वन वर्ड क्या बोलते हैं अर्थ है, इस अर्थ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मेजदा कॉलम्स में पूछ ले या कहीं पर भी आपको किसी तरीके से कोई बड़ा कथन दे दे, वहां पर एक परिभाषा के हिसाब से इसका अर्थ पूछ ले, तो ध्यान रखना है कि हेतु का अर्थ क्या हो गया? कारण हो गया। ठीक है, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण, यानी कि काव्य कैसे उत्पन्न होता है, वो कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें होती है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसी उत्पत्ति को क्या माना जाता है? काव्य का हेतु। ठीक है, काव्य कैसे लिखा जाता है, कैसे उसके अंदर क्या भाव पैदा होते हैं कवि के अंदर जब जाकर वो लिखता है, किस तरीके के उसके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो सारी चीजों के माध्यम से जो भी उत्पत्ति उसका मन करता है, उसके कवि रूप करता है, उसको क्या बोलते हैं? काव्य का हेतु बोला जाता है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लो आज हम एक नॉर्मल स्टूडेंट से, नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन हमारे जीवन में मान लो कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, या फिर एकदम से हम कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, या फिर हमारा सर्कल एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे हमारा पूरा पूरा सर्कल समझ लो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे, जिसमें हमारे काफी सीनियर्स भी है, टीचर्स भी साथ में बैठे हैं। अब उनका जो माहौल है, वो मान लो कि पहले से ही साहित्य में अलग तरीके से जुड़े हो, और आप साहित्य के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको कवि के रूप में अभी तक नहीं जाना जाता है, लेखक के रूप में आप अभी तक अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हो। तो वैसे सर्कल में बैठने के बाद आपका भी मन कुछ ना कुछ लिखने का करेगा। आपके मन में भी जो चीजें आएगी, आपको लगेगा कि मैं इसको कविता के रूप दूं या फिर कहानी का रूप दूं। जो भी आपके अंदर चीजें आती है, उसको काव्य का रूप देने का जो सामर्थ्य होता है, वो किस में होता है? काव्य हेतु में होता है। ठीक है,
तो इनकी परिभाषा आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी पूछी जा सकती है, तो उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखो, काव्य का अर्थ हो गया कार्य, और हेतु का क्या अर्थ हो गया कारण। कार्य करने का जो कारण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, काव्य हेतु। ठीक है, हेलो, हो गया। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ठीक है, कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं उसको काव्य हेतु बोलते हैं, कारण बोलते हैं, या फिर प्रयोजन बोलते हैं। इन तीनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंस ध्यान रखना है। और इसके लिए अगर नई चीजें याद रहती है तो शॉर्ट में इनका एकदम शॉर्ट नोट्स बना के अपनी दीवार पे चिपका के रख लो। यूनिट 3 को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उनको अलग अलग छोटे छोटे पेजेस में काट काट के, या जो भी आपके पास अगर स्टिकी नोट्स अवेलेबल हो तो उन पे लिख करके दीवार पे चिपका के रखो। डेली सुबह जब भी दिन में टाइम मिले एक दो बार उनका रिवीजन कर लिया करो, ताकि आपकी चीजें अच्छे से रिवाइज हो पाए। तो कवि की काव्य रचना में जो सहायक होते हैं उन साधनों को क्या बोलते हैं, काव्य हेतु बोलते हैं। काव्य के निमित्त कारणों, काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। कुल मिलाकर चीजें सारी वही है, परिभाषा वही, बस थोड़े बहुत शब्द इधर उधर कर देते हैं, तो उनको भी आपको फिक्स ध्यान रखना है कि एक स्पेसिफिक शब्द को पकड़ लेना है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वही कवि होते हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण जन से भिन्न होती है। यानी कि कवि का जो मन होता है, कवि की जो अनुभूति होती है, जो उसको अनुभव करने की क्षमता होती है, किसी का दुख हो, किसी का दर्द हो, किसी की खुशी हो, किसी का स्ट्रगल हो, जो भी चीजें होती है जीवन से जुड़ी हुई, जो व्यक्ति उसको फील करता है, उसको अनुभव करता है, उसके बाद उसको कविता के रूप में लिखने की भी क्षमता रखता है। और अगर उनको कविता के रूप में लिख देता है तो वो चीजें किस में होती है, एक कवि के बारे में चीजें ये सारी होती है। ठीक है, तो कवि बनने के लिए जो कवि होता है वो साधारण व्यक्ति से भिन्न होता है, ये हमें सभी को पता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति का जीवन एक अलग तरीके से होता है। हाँ, कोई साधारण व्यक्ति है वो भी कवि बन सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो उसके अनुभव, उसके जीवन के किस तरीके से चीजें चलती है, वो अपनी चीजें बदलने लग जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी विशेष रूप से अगर पूछे हमें कि कवि की परिभाषा क्या है, तो इसको ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियां, जो वो फील करता है, जो उसको महसूस होता है, उसको एक सुंदर तरीके से विलक्षण रूप देकर, व्यंजनात्मक रूप में उसको दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, जो भी वो जिस विधा में करना चाहता है, वो क्या होता है कवि का काम, और वो कवि कहलाता है। और ये साधारण व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको क्या हो गया आज, ठीक है, आगे देखो। प्रमुख संस्कृत आचार्यों के काव्य हेतु से संबंधित मत, जिस तरीके से कल हमने काव्य लक्षण में परिभाषाएं पढ़ी थी कि काव्य लक्षण से संबंधित किस किस आलोचक की कौन कौन सी परिभाषाएं, उसमें से हमने कीवर्ड्स भी देखे थे। और ज्यादातर आपकी जो परिभाषाएं हैं वो काव्य लक्षण से संबंधित ज्यादा पूछी जाती है, जो संस्कृत आलोचकों की है, भरत मुनि, भामा, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, कुंतक, मम्मट, इन सभी की हमने कल देखी थी परिभाषाएं सारी। तो आपको काव्य लक्षण से संबंधित जितनी भी संस्कृत आलोचकों की रचना पंक्तियां दी गई है, परिभाषाएं दी गई, उनमें से एक कीवर्ड ढूंढना है और उनको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। आगे आपके सामने कम होती जाएगी पंक्तियां, पर वो वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो। आचार्य भामा का क्या मत है। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार, कल आपको बताया था कि इनका ग्रंथ कौन सा है, सारे ग्रंथों के नाम आपको बताए थे, समय भी बताया था, तो उन क्लासेस को भी देख लेना। इन्होंने इस ग्रंथ में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। यानी कि क्या कह रहे, अगर गुरु होता है, उसका शिष्य चाहे कितना ही पढ़ने में कमजोर हो, उससे वो शस्त्र का जो शास्त्र अध्ययन होता है उसको करने में तो वो समर्थ हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ने में काफी कमजोर है, या फिर काफी से भी ज्यादा कमजोर, एक दो सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं कि वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये शब्द जो यूज किया इन्होंने, जड़ बुद्धि, उस विद्यार्थी को भी एक शिक्षक सुधार सकता है। लेकिन
काव्य जो होता है उसको लिखने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में होना आवश्यक है। उसके लिए सिर्फ शास्त्र अध्ययन करना ही लास्ट स्टेज नहीं होता, यानी या फिर उसी को पूर्ण नहीं मान सकते कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, आप क्लास के टॉपर हो, उससे हम ये नहीं मान सकते कि आप एक बिल्कुल अच्छे रूप में कवि भी बन सकते हो या कवि हो। कवि की एक अलग चीज होती है, सामान्य व्यक्ति की अलग चीज होती है, इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट्स अलग जगह होता है, कवि अपने रूप में एक अलग जगह होते हैं। तो कवि के अंदर क्या होना चाहिए? प्रतिभाशालीता होनी चाहिए, ठीक है। और ये इनका है गुरु देसा देतु शास्त्र जड़ दमी। अभी इनको पढ़ने में इनको दिक्कत आती है। काव्य तू जायते जातु कश्यचित प्रतिभावते, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये शब्द ध्यान रखना है, पहले वाला, ठीक है। गुरु देश, बस इस ध्यान रख लेना। और लास्ट ये वाली तो नहीं पूछते, हालांकि पहली लाइन पूछ लेंगे, तो इसको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट आएगा। और इसी की परिभाषा यहाँ पे इसका अर्थ समझाया गया है। भामा जो है वो प्रतिभा को काव्य का प्रदान हेतु स्वीकार करते हैं। अभी हम आगे प्रतिभा के बारे में भी डिटेल देखेंगे। वहां पर भी आपको चीजें ध्यान रखनी है कि कौन से आलोचक ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना है, या फिर जो बाकी के दो अन्य हमारे रूप आएंगे उन रूपों को किन किन ने माना है। तो वो एक आपको इंडेक्स भी अलग से तैयार करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिभा से हमें अक्सर प्रश्न इस यूनिट 3 से पूछते हैं, ठीक है। ओके, इसके बारे में इस पंक्ति को ध्यान रख लेना। अच्छा, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं कि प्रतिभा को काव्य का प्रदान हेतु स्वीकार करने वाले कौन कौन आलोचक है। तो उसमें अगर भामा का नाम आता है तो आपको बिल्कुल करेक्ट करना है, ठीक है। आगे देखो, आचार्य दंडी का मत। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श, ठीक है, इसमें प्रतिभा, आनंद, अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। तो इन्होंने क्या किया? प्रतिभा को तो काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना ही माना, उसके अलावा आनंद, अभियोग, जिसको हम अभ्यास के नाम से भी जानते हैं, और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को भी काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है। तो आपसे परीक्षा में यहाँ से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि केवल प्रतिभा को काव्य के रूप में किन्होंने माना है, तो भामा आते हैं। और अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शन हो कि कौन किसने माना है, तो उसमें भामा भी आएंगे और उसमें दंडी भी आएंगे। लेकिन स्पेशल ये सारे शब्द प्रयोग होंगे कि जिसमें प्रतिभा भी रहेगा, अभ्यास भी रहेगा, लोक व्यवहार भी रहेगा, शास्त्र ज्ञान भी रहेगा। तो ये चारों शब्द स्पेसिफिक किसके लिए आ जाएंगे? दंडी के लिए आ जाएंगे। तो चारों के चारों शब्द आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके की चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है चारों शब्द। इनके अनुसार, किनके? आचार्य दंडी के अनुसार, नैसर्गिकी चे प्रतिभा श्रुत चे बहु निर्मलम आनंदाश्रयास वियोगो अश्या कारणम काव्य संपदा। इनके लिए आपको नैसर्गिक शब्द प्रयोग ध्यान रखना है। इस कीवर्ड को ध्यान रखते आप पता रख सकते हो कि ये किसकी पंक्ति हो गई? दंडी की पंक्ति हो गई। लेकिन इन पंक्तियों के कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाली पंक्ति का कीवर्ड जो है वो काव्य लक्षण से संबंधित आएगा या काव्य हेतु से संबंधित आएगा। दोनों की आपको अलग अलग तरीके से इंडेक्स बना लेना तुलनात्मक रूप से। वैसे बनाओगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। और एग्जाम में जब एग्जाम देने जाओगे, यहाँ से प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट आपका दिमाग दौड़ जाएगा कि मैंने काव्य हेतु में, इस एक पन्ना था मेरे पास, 2 पार्ट उसमें मैंने कर रखे थे, एक तरफ काव्य लक्षण की परिभाषा थी, एक तरफ काव्य हेतु की। अब परीक्षा में अगर मेरे पास सामने काव्य हेतु की परिभाषा आती है तो मैं उसको डायरेक्ट ठीक कर सकता हूँ, भले ही मुझे ये नहीं पता होगी ये परिभाषा किसकी है, क्या है नहीं। अगर मुझे इतना पूछ लेंगे कि इससे संबंधित है तो मैं बिल्कुल उसको करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है। यहां से आपको पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा गया था कि क्या प्रतिभा को जन्मजात प्रतिभा माना जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि प्रतिभा क्या होती है? जन्मजात प्रतिभा होती है जो ईश्वर प्रदत्त होती है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो जन्मजात प्रतिभा होती है वो ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान होती है। इस प्रतिभा को हम अर्जित नहीं कर सकते, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो प्रतिभा होती है वो जब पैदा होता है जन्म से, उसके समय उसको ईश्वर के माध्यम से ही मिलकर आती है, उसको हम अलग तरीके से उसके बाद में अर्जित नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें कौन मानते हैं? दंडी मानते हैं। ये दंडी का मत है, लेकिन आपको बिना दंडी का नाम दिए हुए इनडायरेक्ट भी पूछ ले कि क्या प्रतिभा जन्मजात प्रतिभा होती है, तो बिल्कुल होती है। वो अलग चीज है कि आगे जाकर के इन्होंने जो मत दिया है उनसे बाकी के आलोचक समर्थन नहीं करेंगे उनका, पर हमारे लिए ये चीज जरूरी, इन्होंने बोल दी तो वहां से जो कथन आएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसको इंपॉर्टेंट मान लेना कि क्या उस प्रतिभा हम अर्जित कर सकते हैं या फिर क्या चीज है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट दो स्टेटमेंट बनकर आपको पूछा गया था। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास और शास्त्र ज्ञान से हो सकती है। इनका क्या मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा का अभाव है या उसके पास प्रतिभा नहीं है, तो वो निम्न कोटि की काव्य रचना, यानी कि जिसमें प्रतिभा होगी वो तो उच्च कोटि का काव्य लिखेगा, ये तो सीधी सी बात है, सब जानते हैं। लेकिन किसी के पास अगर प्रतिभा नहीं है पर वो रचना करना चाहता है, तो वो एक निम्न कोटि की रचना कर सकता है। और उसके लिए वो निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर किसके माध्यम से कर सकता है? अभ्यास और शास्त्र ज्ञान के माध्यम से। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास प्रतिभा रहेगी तो हमें उतना अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहेगी, बार बार चीजें देखने की जरूरत नहीं रहेगी, वो चीजें नहीं रहेगी जो हमें एक ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास प्रतिभा तो नहीं है लेकिन आप अभ्यास करते हो, बार बार रिविजन करते हो, बार बार चीजें पढ़ते जाते हो, जितना अपने आप को तैयार करते जाओगे डेली बेस पे, आज थोड़ा सा किया, कल और तैयार किया, कल थोड़ी और चीजें तैयार करी, तो उससे क्या होगा, वो अभ्यास भी आपको एक अलग तरीके का इंसान बना सकता है, आपको एक अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो चीजें होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल प्रतिभा लेकर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के रूप में पैदा हुए हो, हमेशा से आपके पास ना क्या बोलते हैं 99%, 100% ही आपने प्राप्त किए हो। अगर आप 50% वाले भी स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप निरंतर अभ्यास करते हो, पढ़ाई को अपना कभी नहीं छोड़ा हो, आपने अपनी पढ़ाई को जो इंटेलिजेंट वाला स्टूडेंट है, मान लो वो 5 घंटे दे रहा, आप उसके बजाय 10 घंटे दे करके अपने अभ्यास के माध्यम से तैयारी को और अच्छे से करता हो, तो हो सकता है कि आप उस इंटेलिजेंट वाले पर्सन के बराबर आप भी अपने पेपर पास कर सकते हो और अपने जो भी आपका सपना है, जो भी ड्रीम है, उनको आप जरूर पूरा कर सकते हो। तो वो चीजें होती है कि केवल प्रतिभा होना ये नहीं है, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं मानना है कि मेरे सामने खड़ा दूसरा स्टूडेंट के अंदर इतना दिमाग है, इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट है, बचपन से उसको इतने सर्टिफिकेट्स, इतनी ट्रॉफियां, हमेशा अव्वल आया है, प्रथम आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभ्यास करो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी बार चीजें पढ़ सकते हो उनको पढ़ो, अपनी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छे से होगा। ये चीज आप यहाँ पे लागू कर सकते हो। जो यूनिट आपकी कमजोर है, जो चीजें आपकी कमजोर है, उनको जितना हो सकता है बार बार पढ़ो, पर 10 जगह से नहीं पढ़ना है, यानी कि 10 पुस्तकें खोल कर नहीं बैठना है कि मैं एक टॉपिक के लिए 10 जगह भागू। उससे अच्छा है कि मैं एक जो चीज मेरे पास सीमित है, या एक या दो मान लो ज्यादा से ज्यादा, उन दो को मैं 10 बार 15 बार रिवाइज करूं। उससे क्या होगा, मेरा अभ्यास ज्यादा से ज्यादा होगा। उन अभ्यास में से मान लो कि जितना मैंने पढ़ा उसमें से परीक्षा में 10 प्रश्न आते हैं, उन 10 में से मेरा पढ़े हुए में से अगर 8 भी प्रश्न आते हैं तो मेरे लिए वो कितना फायदा होगा, क्योंकि मेरे वो 8 क्या ठीक हो जाएंगे। और दूसरी तरफ वही दूसरा स्टूडेंट जो 10 पुस्तकों में से पढ़ कर गया, अब उसके सामने 10 प्रश्न रहेंगे तो वो कंफ्यूज होगा कि इस बुक में ये था, इस बुक में ये था, तो वो सारी चीजें आप में कंफ्यूज नहीं करेगा। और ये होता है अभ्यास, प्रैक्टिस, जो आपके मॉक टेस्ट हो गए या जो भी आप जिस तरीके से चीजें तैयार करते हैं वो होती है। तो सारी चीजें यही है, काव्य शास्त्र में कोई हमारी दुनिया से अलग की चीजें नहीं है, हमारी ही लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजें। जैसे आप रस पढ़ोगे, शुरू शुरू में हमें भी ये चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती थी और काव्य शास्त्र सच में लगता था। फिर जब हमको हमारे कॉलेज में भी इसी तरीके से, हम कॉलेज में भी हमारे ये सारी चीजें होती थी, तो उस टाइम भी हम इनको पढ़ते थे, तो टीचर्स शुरू शुरू में पढ़ाते थे, हमें बोरिंग लगता था। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाया, चीज़ों को समझाया, जिस तरीके से हमने रस वगैरह पढ़े सारी चीज़ें, फिर समझ में आया कि ये असल में है तो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई। भले ही इन शब्दों को देख करके हमने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि उससे पहले तो हमें लगता है कि कितनी डिफिकल्टी है, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, या नहीं समझ आएगा, पेपर पास करना है, हम टिक मार करके आ जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे अपनी रियल लाइफ से, एग्जाम्पल से जोड़ते चलोगे तो बहुत आसान चीज़ें हो जाएगी और एग्जाम में आप आराम से चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। आगे देखो, आचार्य वामन का क्या मत है। आचार्य वामन का ग्रंथ कौन सा हो गया, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। ठीक है, इस ग्रंथ में भी इन्होंने प्रतिभा को जन्मजात माना है, पीछे उन्होंने भी माना है, पर इन्होंने भी इसको जन्मजात मानते हुए इसे काव्य का मूल हेतु माना है। किसको, प्रतिभा को। ठीक है, आगे तीनों के तीनों शुरू वाले जो प्रतिभा के पक्ष में है, वो सेकंड नंबर वाले प्रतिभा के साथ साथ अन्य कुछ और शब्द भी जोड़ते हैं, जिनकी हमने पीछे चर्चा कर ली थी। उन्होंने कवितत्व बीजम प्रतिभान कवितस्य बीजम, ये होता है इनका मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पंक्ति को भाई याद रखना है, और इसमें कवितत्व और बीजम दोनों शब्द ध्यान रख लेना। तो इन दोनों की वर्ड से आप इनको आराम से याद कर सकते हो। किसकी पंक्ति होगी, वामन की। ये कई बार आपको पीवाईक्यू में पूछी भी गई है। ठीक है, आगे देखो,
इसका क्या अर्थ है? प्रतिभा ही कविता का बीज है, ठीक है। कहकर इसे सर्वोपरि स्थान दिया। किसको? प्रतिभा को सब सर्वोपरि स्थान माना है। किसने? आचार्य वामन ने। और इन्होंने, अब ये चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट आपको वर्ड देकर ये पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर विद्या, प्रकीर्ण प्लस लोक व्यवहार और प्रतिभा, ये 4 ऑप्शंस हो गए वामन के। ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सारी चीजें यहाँ से भी दी जा सकती है। अभ्यास, लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान और प्रतिभा, ये किन की है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। दंडी का अलग है, वामन का अलग है, भामा का अलग है। चारों के चारों कीवर्ड्स अपने सामने कॉपी में लिख करके रख लेना। और ये एक तरीका होता है, ये इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, जो आपको लास्ट मोमेंट पर काम आएगा। उस समय आपको इस पीडीएफ को नहीं पढ़ना है, उस समय आपको भामा को लेकर बैठना है। भामा के जो प्रतिभा को माना है केवल प्रतिभा लिख लेना है। दंडी ने जो 4 माने, 1 2 3 4, इनको लिख लेना है। आगे जैसे ही वामन ने जो चारों माने वो इनको लिख लेना। और छोटा सा स्टिकी नोट्स बनेगा, एक स्टिकी नोट्स में 5-6 लाइन तो आ जाती है छोटी छोटी, उन 5-6 लाइन को डेली बेस पे देखते जाना और आपकी चीजें तैयार हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, प्रतिभा के अतिरिक्त इन्होंने, वामन ने किस किस को माना? लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान जिसको विद्या बोलते हैं, और शब्दकोश जिसको प्रकीर्ण बोला है, इनको भी काव्य हेतुओं के अंतर्गत स्थान दिया है। तो अगर चारों शब्द आ जाए, पूछ ले कि इन काव्य हेतुओं के अंतर्गत इनमें से किसने स्थान दिया है? वामन ने, दंडी ने, भामा ने। तो वामन का नाम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। जो उत्तम काव्य के लिए आवश्यक माने गए, उत्तम काव्य के लिए इन्होंने क्या क्या चीज आवश्यक मानी है? प्रतिभा के साथ साथ लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान जिसको विद्या, शब्दकोश और प्रकीर्ण, इन तीनों को माना गया है। आचार्य रुद्रट का मत देखिए। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार, इसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो इन्होंने कितने इनके चीजें मानी है? 3 चीजें, प्रतिभा के अलावा व्युत्पत्ति और अभ्यास को, ठीक है। इनके मानने का क्या मतलब है कि अगर कोई काव्य लिखते हो तो किसी कवि के अंदर या फिर काव्य लिखने वाले के पास प्रतिभा के साथ साथ लोक व्यवहार भी होना चाहिए, और उसके अलावा शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि विद्या भी होनी जरूरी है, और शब्दकोश भी उसका अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा कवि माना जा सकता है, अच्छा काव्य लिखा हुआ माना जा सकता है। ये चीजें उनसे संबंधित मानी गई है, ठीक है। ऐसे ही प्रतिभा और अभ्यास, हमने पीछे चीजें पढ़ी थी वो सारी इसमें आ गई, बाकी हमने इसकी आगे डिटेल और पढ़ते चलेंगे। प्रतिभा के वे 2 भेद मानते हैं। कौन 2 भेद मानते हैं? वामन, ठीक है। और ये दोनों भेद आपको पूछे गए हैं, सहजा और उत्पाद्य, ये दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। ये किसके 2 पार्ट हैं? तो प्रतिभा के 2 पार्ट है, और किन्होंने माने हैं? वामन ने माने हैं, ठीक है। आगे देखो, सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है। अब अगर आपसे पूछे, पीछे तो देखो उन्होंने ये बता दिया कि प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात होती है। अब आपसे ये पूछे जा सकते हैं प्रतिभा के जो 2 भेद हैं, उनमें से कौन सी प्रतिभा जो है वो जन्मजात प्रतिभा होती है। और ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको उलझाने के लिए 4 कथन वाले प्रश्नों में जरूर दिए जा सकते हैं कि सहजा की जगह उसका उत्पत्ति का नाम दे दिया, व्युत्पत्ति का नाम दे दिया, अभ्यास का नाम दे दिया। तो ध्यान रखना, जो सहज प्रवृत्ति होती है वो कवि में जन्मजात होती है, और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु होता है। यानी कि वामन के अनुसार काव्य निर्माण का मूल हेतु किस प्रतिभा को माना गया है? तो सहज प्रतिभा को माना गया है। तो सहजा का आपको नाम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि उत्पत्ति प्रतिभा में क्या होता है? इसमें लोक, शास्त्र और अभ्यास से उत्पन्न होती है उस काव्य को क्या बोलते हैं? ये उत्पत्ता प्रतिभा बोलते हैं, ठीक है। प्रतिभा लिख लो इसके आगे। तो दोनों का डिफरेंस इसको अच्छे से एक बार ध्यान रख लेना। एक साइड परिभाषा लिख लेना, फिर प्रयोग हुए शब्द और इनके 2 भाग, दोनों भागों के कीवर्ड्स, ठीक है। जब इनसे वापस अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो लास्ट के क्लास के बाद आप देखना बहुत छोटे से आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। लास्ट दोनों साइड से अगर करोगे तो 2 से 3 पेज इतने ही बनेंगे, जितने में आपका सारा भारतीय काव्य शास्त्र समेट जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसे खुला खुला या उस तरीके से चीजें नहीं लिखनी है, एकदम शॉर्ट में कि जितना हो, एक पन्ना इधर से पलटा, एक पन्ना इधर से पलटा, इतने में आपकी मोटी मोटी सारी चीजें आ जानी चाहिए। परिभाषा हो चाहे उसके पार्ट हो, उसमें आपको हेर, निम्नलिखित, केर, दो, ये सारी चीजें नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट पॉइंट टू वर्ड चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आचार्य मम्मट का मत। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, इसमें काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है, शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य व्यसनात्, काव्यज्ञ, शिक्षा अभ्यास इति हेतु स्तव दुग्ध देवे, अर्थात काव्य के 3 हेतु माने, ठीक है। पीछे
पीछे सारे हमने देखे, एक ने 4 माने, एक ने 3 माने, एक ने केवल 1 माना और एक ने 2 माने, वो सारी चीजें ध्यान रखनी। अब मम्मट ने भी 3 माने, कौन कौन से? शक्ति। इन्होंने प्रतिभा को क्या नाम दिया? शक्ति नाम दिया। तो इसको भी ध्यान रखना है कि काव्य हेतु में प्रतिभा को शक्ति नाम किस आलोचक ने दिया है या किस संस्कृत आचार्य ने दिया, तो उनका नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, आचार्य मम्मट ने। और दूसरी चीज क्या बताइए? लोक शास्त्र का अवेक्षण और अभ्यास, ये सारी चीजें हो गई इनसे संबंधित। और इनको एक अलग तरीके से और भी याद रख सकते हो कि प्रतिभा और अभ्यास वाले कौन कौन है, प्रतिभा वाले कौन कौन है, अन्य नामों में कौन कौन है, जिसमें लोक व्यवहार या लोक शास्त्र अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एग्जैक्ट शब्द ध्यान रखना है जो इन्होंने शब्द यहाँ पर दिया है, ठीक है। वह एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं कि शक्ति कविता तो बीज रूप है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी परिभाषा। अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। जिस तरीके से पीछे हमने देखा कि प्रतिभा के बिना काव्य रचना जो वो संभव नहीं है, इसी तरीके से इन्होंने भी कह दिया कि शक्ति के बिना काव्य रचना संभव नहीं। और शक्ति का मतलब क्या? प्रतिभा। तो कुल मिलाकर के बातें वही है, चीजें वही घूम रही हैं, परिभाषाएं सारी उसी तरीके से दे रहे, बस हमने शब्दों का खेल खेल रहे हैं और शब्दों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते। आपको वो ध्यान रखना है कि इस शब्द की जगह किस आलोचक ने कौन सा नया शब्द प्रयोग किया है। आगे देखो। अच्छा, अभी तो बढ़िया ना इसमें चीजें। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसी को मम्मट ने क्या कहा है? शक्ति कहा है। तो इसको आपको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर देखो, केशव मिश्र कहते हैं प्रतिभा कारणम तस्य युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा युत्पत्ति उसे विभूषित करते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं हैं। एक बार के लिए जो नया स्टूडेंट्स है उसके लिए भले ही ये चीजें ऐसी लगे कि कैसे याद करूंगा, सेम सेम सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही आप एक बार क्लास सुनोगे फिर दोबारा क्लास सुनना एक बार, क्योंकि ये काव्य शास्त्र यूनिट है। बाकी किसी भी यूनिट में मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप एक बार यहाँ क्लास सुनो फिर आप वापस क्लास सुनो, इतना ही बोला था कि एक बार क्लास सुनो उसके बाद पीडीएफ पढ़ो, फिर आपको जब भी टाइम मिला आप स्पीड बढ़ाकर इनको क्लासेस को वापस सुन सकते हो एज ए रिवीजन, जो हमारे प्रश्न करते हैं उनका। बाकी थ्योरी के क्लास में जो हमारी काव्य शास्त्र की क्लास चलेगी इनको आप रिपीट पे सुनना, एक बार क्लास पहले अभी देख लो जिस समय आपको क्लास मिलती है, और उसके बाद रिकॉर्डेड रूप में इसको एक बार फिर से देखो, फिर पीडीएफ पर आओ, पीडीएफ को भी एक बार पढ़ो। पीडीएफ से डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाने, एक बार पूरे पीडीएफ को पढ़ डालो, क्योंकि एक दिन की क्लास का लास्ट 10-12 पेज होते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ो, आधा घंटा लगेगा पढ़ने में। फिर उसके बाद 10-12 मिनट निकाल के उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, और वो शॉर्ट नोट्स अगर आप तरीके से बना लिया जिस तरीके से बोला है तो आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आने वाले। और वो कीवर्ड्स के माध्यम से जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे वहां से आप एक बार ट्राई करके देखो एग्जाम में डायरेक्ट कैसे चीजें याद आती है और कैसे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आराम से बढ़ता चलेगा, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स अभी हम जब मॉक टेस्ट करेंगे वहां पर भी आपके बहुत काम आने वाले। डायरेक्ट प्रश्न आया, प्रश्न आते आपको आंसर देते दिखोगे लाइव चैट में, लेकिन ये चीजें तभी होगी जो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार जो आपकी प्रतिभा है उसको दिखाने की कोशिश करो। जिसके अंदर कम प्रतिभा है वो बार बार अभ्यास करो, जिनके अंदर प्रतिभा है वो थोड़ा अलग तरीके से और चीजें पढ़ो कि मेरा कौन सी यूनिट कमजोर है उस पर मैं और ज्यादा काम करता हूँ। तो ये सारी चीजें होती है आपके लिए। आगे देखो हेमचंद्र क्या बोलते हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में लिखा है प्रतिभाष्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये शब्द प्रयोग कर लेना, ठीक है। अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। कौन सी प्रज्ञा को? नवोन्मेष शालिनी, ठीक है। नव उन्मेष शालिनी का अर्थ क्या होता है? क्षण क्षण में नए नए विचारों या भावों को उत्पन्न करने वाली जो प्रज्ञा या बुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिभा बोला जाता है। तो इस शब्द का भी अर्थ ध्यान रख सकते हो। बाई चांस अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि क्षण क्षण में नए नए विचारों का भावों को उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि वाली प्रतिभा किन्होंने मानी है, तो हेमचंद्र ने मानी है। इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। बाकी तो आप इसका एक ये कीवर्ड ध्यान रख लो शब्द, तो भी आपके लिए आराम से चीजें हो जाएगी। राजशेखर क्या कहते हैं, प्रतिभा युत्पत्ति मिश्र समवेत श्रेष्ठ को इति, अर्थात प्रतिभा और युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकर हैं। इन्होंने प्रतिभा प्लस युत्पत्ति दोनों को काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। तो चाहो जिस भी तरीके से चाहो आप इनके नोट्स बना सकते हो, बार बार बताए हैं। चाहे दोनों के आप कंपेयर करके बनाओ, प्रतिभा वाले केवल प्रतिभा के कौन से हैं, युत्पत्ति और प्रतिभा वाले कौन से हैं, प्रतिभा और अभ्यास वाले कौन से हैं, 4-4 शब्द वाले कौन से हैं, 3-3 वाले कौन से हैं। एक जगह से जितना शॉर्ट में जितना अच्छे से लिखोगे रिविजन आपको उतना ही बेहतर होगा। वे प्रतिभा के 2 भेद स्वीकार करते। यहाँ से आपको प्रश्न पीवाईक्यू में पूछा गया है
और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ययित्री और भावयित्री किन्होंने माना है? राजशेखर ने, ठीक है। दो रूप कौन से? कार्ययित्री और भावयित्री। यहां से आपको प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नों में आपको इनकी परिभाषा से संबंधित भी पूछे गए, दोनों भाग से संबंधित भी पूछे गए। और जहां पे 4 स्टेटमेंट थे, चारों स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको ऐसे दिए थे, इसके 2 भाग होते हैं, कार्ययित्री की परिभाषा ये है, भावयित्री की ये है, उसके आगे इन्हीं से संबंधित एक और परिभाषा दे दी गई थी, ठीक है। तो कार्ययित्री प्रतिभा क्या होती है? जन्मजात। अब जैसे पीछे हमने देखी थी वो सहेजा और उत्पदा, सहेजा को भी जो परिभाषा थी जन्मजात मानते हैं, उसी तरीके से इनके कंपैरिजन में भी अगर आपसे पूछ ले सहेजा और कार्ययित्री, या दूसरी तरफ उत्पदा और भावयित्री, तो दोनों तरफ से भी आप ध्यान रख सकते हो कि ये दोनों तो एक तरफ जन्मजात मानी गई और इस तरफ दोनों, इसका संबंध से हृदय पाठक और आलोचक से है। ये आपसे बिल्कुल ऐसे कैसे ही पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई, ठीक है। कार्ययित्री प्रतिभा क्या होगी? जन्मजात होगी। और इसका संबंध किससे? कवि से। ये भी ध्यान रखना है, कार्ययित्री का संबंध किससे बताया? कवि से। कार्ययित्री की जगह अगर आपको भावयित्री मिल जाए तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक का कीवर्ड्स लिख कर रखना है। बार बार बोल रही हूँ, इसको बहुत ओवर नहीं लेना, ये नहीं सोचना है कि हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, ये इतनी चीजें हम खुद से कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाद के लिए छोड़ दोगे तो चीजें बिगड़ सकती है। फिर लास्ट में जाके इतना सारा प्रेशर रहेगा कि एग्जाम के 10 दिन पहले बहुत कंफ्यूज होगा, फिर लगेगा ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, अब इसका रिवीजन कैसे करूँ, इसका कैसे करूँ। इसलिए समय रहते बार बार पहले बोल रही हूँ कि चीजें इस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो, बहुत फायदा होगा। कंटेंट आपके सामने सारा अच्छा का अच्छा है। और सारे स्टूडेंट सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दिए और शेयर करके आ जाओ फटाफट, ठीक है। आगे देखो, भावयित्री प्रतिभा का संबंध किससे हो गया? से हृदय पाठक और आलोचक से हो गया। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ आपके शब्दों से खेला जाएगा। कार्ययित्री में कवि ध्यान रखना है, के और के। भावयित्री में आलोचक ध्यान रखना है। दोनों के शब्द अलग अलग है, दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग हुआ है, बिल्कुल अच्छे से एक एक ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट नोट्स बनाए, जिसको लगता है कि इन क्लासेस को देखने के बाद मैं सबसे बेस्ट नोट्स बनाता हूँ, सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर अपने अपने नोट्स की एक एक दो फोटो शेयर करेंगे कि हाँ इस तरीके से नोट्स मैंने बनाया है, ऐसे नोट्स बनते हैं। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर भी वो चीज़ें आए, उसको भी लगे कि अच्छा मैं अब तक गलत तरीके से पढ़ता था, या फिर मैं अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाता था। आपसे कोई अगर जागरूक होता है, कोई स्टूडेंट्स आपकी वजह से अपने अंदर मोटिवेशन ला पाता है, अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाता है, तो आप उनका सहयोग भी बिल्कुल अच्छे से कीजिए, ठीक है। सारे नोट्स शेयर करने की नहीं कह रही हूँ, बाकी तो नोट्स है ही सबके सामने, इनमें से क्या ही शेयर करोगे। तो शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं वो अपने अपना तरीका शेयर करोगे, हाँ मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ, ताकि आपके एक दूसरे की सब में हेल्प हो। और ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना होता है कभी भी कि मेरे नोट्स जो है वो दुनिया के सबसे बेस्ट, अगर मैं किसी को शेयर कर दूंगा तो मेरी तैयारी में कुछ अड़चन आ जाएगी, मेरी तैयारी पीछे रह जाएगी, मेरा JRF निकलना बंद हो जाएगा। आपकी अपनी तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है, दूसरे वाले की तैयारी दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ बस तरीका है कि आप कैसे तैयार करते हो, ठीक है। आपके अंदर अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने तरीके के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, और उसमें जहां जरूरत हो वहां पे बदलाव भी कर सकते हो। और वो बदलाव जरूरी नहीं है कि जो, वही चीज है पीछे भी बताई थी कि जरूरी नहीं है कि केवल जो इंटेलिजेंट इंसान हो वही लास्ट में जाकर के गवर्नमेंट जॉब लगता है, वही अपने सपने पूरे करता है। वो जो उसको लाइफ में अचीव करना होता है केवल वही करता है, दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। और उस इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी लाइफ में कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति पूरे जीवन में हर तरीके से परफेक्ट नहीं होता, उसको सब कुछ चीजें नहीं आती होती है, उसको भी हर दूसरे स्टेज पर किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। व्यक्तिगत लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, स्टूडेंट की लाइफ अलग होती है। बड़े हो गए तो अपनी लाइफ अलग हो जाएगी। हो सकता है कि वो स्टूडेंट लाइफ में उसने बेस्ट कर लिया, अपने सारे जॉब अचीव कर ली, सब कुछ ड्रीम्स अचीव कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या उसका व्यक्तिगत चीजें उतनी ही बेहतर है जितनी कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग, आपका माहौल, सब चीज महत्व रखती है। इसलिए चीजें कभी भी अपने आप को इस तरीके से नहीं सोचना है कि जो मैं हूं वो मेरी चीजें ही सबसे बेस्ट है, मैं हूं तो ऐसा ही है। हाँ तरीका सबका अपना अलग होता है, डिपेंड करता है कि वो अगले वाले को कौन सी चीजें पसंद आती है, ठीक है। होगी ये सारी चीजें। पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है,
में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया। तो इन्होंने भी डायरेक्ट प्रतिभा को ही स्वीकार कर लिया, जैसे शुरू में हमने भरतमुनि मामा को पढ़ा था। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए। ये अब आपका काव्य हेतु का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। अभी तक हमने केवल परिभाषा ही पढ़ी है कि परिभाषा किसने क्या क्या दी है या प्रतिभा किसने क्या माना है, उनके बारे में क्या क्या चीजें बोली गई थी, कौन से कथन थे, किसके कौन कौन से पार्ट हो गए, उन पार्ट में भी कौन से स्पेसिफिक शब्द प्रयोग किए हैं, वो थी आपकी चीजें। अब आगे देखो, तीनों के नाम ध्यान रखना, क्या क्या नाम है, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रतिभा को सर्व प्रमुख काव्य का हेतु, काव्य का कारण माना जाता है, जिसे काव्य तत्व का बीज भी माना गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसको काव्य का बीज माना गया या काव्य हेतु का सर्व प्रमुख रूप से तत्व माना गया है, तो प्रतिभा को माना गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से चीजें। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। ये चीजें अलग अलग तरीके से जिन्होंने क्या क्या माना है, क्यों नहीं कर सकता, वो चीजें आपको सारी बता दी। दंडी ने एक अपना अलग विचार रखा था कि केवल प्रतिभा होना ही जरूरी नहीं है, अगर प्रतिभा किसी के पास नहीं भी है तो वो अभ्यास करके भी अपनी चीजें, अपना जो भी जीवन में करना वो कर सकता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काव्य के 3 प्रमुख हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ऊपर वाली चीज रिपीट हो गई। अब देखो प्रतिभा क्या है। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, ये ईश्वर प्रदान शक्ति है। प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड समझो, चाहे इनकी संबंधित जो भी विशेषता है, आपको इनको ऐसे के ऐसे ही ध्यान रखना है। वहां 3-4 शब्द आएंगे, वहां पे ईश्वर की जगह दूसरा नाम आ जाएगा, या फिर ईश्वर प्रदत्त शक्ति नहीं है तो, या फिर प्रतिभा की जगह आपको कुछ दूसरा नाम भी मिल जाएगा। तो ईश्वर से संबंधित और जन्मजात दोनों शब्द केवल प्रतिभा से संबंधित है। वहां पर अभ्यास, व्युत्पत्ति को करेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो, प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य आदि का विधान करता है। यह भी प्रतिभा की विशेषता से संबंधित आ गया। प्रतिभा भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कार्य प्रतिभा और भाव प्रतिभा, जो हमने पीछे पढ़ी थी। कार्य प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भाव प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। ठीक है, तो ये दोनों का फर्क हो गया। और उसमें उन्होंने एक आलोचक शब्द का प्रयोग किया था, किसके लिए? भाव के लिए। ठीक है, आगे देखो, सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया और इसे काव्य का मूल हेतु माना है, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो आज का मुख्य रूप से हमारा फोकस किस पे था? काव्य हेतु के पाठ प्रतिभा पर। व्युत्पत्ति अब देखो, बाकी इनमें से इनसे बाहर, इनसे बहुत अलग चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। जो चीजें हैं वो घुमा फिरा के यहीं से आने वाली है, और जितनी पूछी गई है उसका हम PYQ में देखेंगे तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? निपुणता, पांडित्य या फिर विद्वता। ठीक है, ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवशिक्षण से होती है। प्रतिभा को हमने देख लिया कि कैसे कैसे होती है। ईश्वर प्राप्त मानते हैं, जन्मजात मानते हैं, और इसके व्युत्पत्ति के अंदर क्या माना गया है कि ये शास्त्रों के अध्ययन अरे यार ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। अभी देखो, वापस यहां से स्टार्ट करते हैं। व्युत्पत्ति में क्या था? व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ हो गया हमारा निपुणता, पांडित्य और विद्वता। ठीक है, आगे देखो, यहां तक हमने चीजें देख ली थी। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया। ये ज्ञान उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से
होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन और मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। यानी कि साहित्य के अगर व्युत्पत्ति से संबंधित बोला गया, साहित्य में पांडित्य होना, यानी कि किसी चीज को आप एक ऊंचाई तक प्राप्त कर लेना, कि आप एक पांडित्य का रूप, या फिर ये क्या बोला गया, विद्वान के रूप में बन जाते हो कि आपको हर एक चीज की एक लास्ट स्टेज तक आपको उसकी नॉलेज हो जाना, उसके बारे में सब चीजें पता होना, वो हमारी किस में आती है, व्युत्पत्ति में आती है। और प्रतिभा में भी आपको हमने इसी तरीके से कुछ चीजें पढ़ी थी। प्लस कि शास्त्र, जो चीजें ज्ञान उपलब्ध करने के लिए जो शास्त्र हमारे होते हैं उनको अध्ययन करना और उनको लोक व्यवहार में उतारना, ये चीजें किससे संबंधित होती है, व्युत्पत्ति से संबंधित। विद्वान इसके बारे में क्या बोलते हैं कि साहित्य का अगर हम गहन चिंतन मनन करते हैं तो उसे कवि की उक्ति, यानी कि कवि जो चीजें लिखता है बोलता है, उसके सौंदर्य में समावेश हो जाता है। किसका, जो जिस तरीके से किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज पर लेकर के किसी भी अपने अनुभव को शेयर करते समय साहित्यकार उस साहित्य का चिंतन मनन करते हुए अपनी चीजें वो हम तक पहुंचाते हैं और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, बस गहन चिंतन मनन हो गया, ये हमारे इनसे संबंधित विद्वान कहते हैं कि अगर गहन चिंतन मनन से चीजें कवि लिखता है तो एक सुव्यवस्थित रूप से हो जाती है और उसका सौंदर्य के लिए अच्छा और सही तरीके से माना जाता है। रुद्रट ने यह बताया है कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही उत्पत्ति कहलाती है। तो उत्पत्ति से संबंधित भी वैसे तो ज्यादा नहीं पूछा जाता इतनी डिटेल में जाके इनकी परिभाषाएं या फिर अलग अलग आलोचकों की, फिर भी आप एक बार के लिए नॉर्मल ध्यान रख लेना कि जिसके अंदर छंद हो, व्याकरण हो, कला हो, पद हो, पदार्थ के उचित अनुचित का जो ज्ञान होता है उसकी समझ होना ही किस में आता है, व्युत्पत्ति में आता है। और ऐसा कौन मानते हैं, ये रुद्रट मानते हैं। ठीक है, आगे देखो, आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया, निपुणता। जिस तरीके से हमने पीछे देखा था कि प्रतिभा को अलग क्या नाम दिया गया था, शक्ति नाम दिया गया था, वैसे ही व्युत्पत्ति को निपुणता नाम दिया गया। तो इसको भी ध्यान रखना, किसने दिया है, आचार्य मम्मट ने। व्युत्पत्ति भी फिर से दो प्रकार की होती है, अभी हमने प्रतिभा भी पढ़ी, कार्यत्री, भावयित्री, और उनके भी अलग अलग हमने चीजें पढ़ी थी। तो उसी तरीके से व्युत्पत्ति के भी दो प्रकार हो गए। शास्त्रीय, शास्त्रीय में क्या आएगा, शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से तथा लौकिक व्युत्पत्ति से, लोक के निरीक्षण से उत्पन्न होती है। अच्छा, एक मिनट, व्युत्पत्ति के जो दो प्रकार है उसमें पहला प्रकार ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। तो शास्त्रीय व्युत्पत्ति से ऑटोमेटिक समझ जाओगे, शास्त्रों के अध्ययन से शास्त्रीय हो गई, और लोक के निरीक्षण से जो उत्पन्न होता है वो किसमें आती है, लौकिक व्युत्पत्ति में आपके आती है। अब आता है अभ्यास, तीसरा पार्ट। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। तो पार्ट में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से लिखना है, नोट्स बनाने हैं। पहले 3 पार्ट होते हैं, 3 में किस किस के 2 पार्ट है, उनके क्या नाम है, फिर उसके बाद में हमारा तीसरा पार्ट है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बीच में प्रतिभा के बाद में भावयित्री, कार्ययित्री आता है, उसके बीच में पहले भी हमने 2 पार्ट और पढ़े थे, तो उनका क्रम नहीं मानना है। क्रम बिल्कुल इन तीनों का 3 अलग है, उसके अंदर फिर 2-2 पार्ट है, उनको आपको और अलग से ध्यान रखना है। भामा ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए, साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रति दृढ़ होता जाए। कवियों के कृतित्व का अन्य करना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे रचनाकार द्वारा किसी दूसरी कृति जो भी लिखी गई आपको उसका अध्ययन भी करना चाहिए। उसका अध्ययन करोगे तो आपका अभ्यास होगा, और उस अभ्यास से क्या होगा, नित्य प्रति दृढ़ होता जाए। सॉरी, अगर हम आप दूसरे कवियों की चीजें भी पढ़ोगे, दूसरे लोगों के बारे में और पढ़ोगे, दूसरों की कविताएं और पढ़ते जाओगे, और जितनी पुस्तकें पढ़ोगे आपका अभ्यास उतना ही मजबूत होता जाएगा। आपका जो एक कवित्व लेवल है वो उसके माध्यम से और अधिक बढ़ता जाएगा। तो ये कौन बोलते हैं, भामा लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो, आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए कहा है, अभ्यास से ही कर्मेशु कौशल भाव हिति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि क्रम में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, आचार्य वामन की हो गई। किससे संबंधित, और अभ्यास से संबंधित। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। जिस तरीके से भामा ने प्रतिभा को माना है काव्य का मुख्य हेतु, उसी तरीके से आचार्य दंडी ने किसको माना, अभ्यास को माना है। तो ये चीजें भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। ये चीजें आपको पीछे भी बताई थी, वही सारी चीजें आपके सामने हैं।
सरस्वती की साधना से और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। दंडी की यह धारणा अन्य, यानी कि दंडी क्या कहते हैं कि अगर आप माता सरस्वती की साधना करते हो या जो शास्त्रों में हमारे चीजें दी गई है उन चीजों को अगर आप सुनते हो, उन सुनने के माध्यम से भी आप एक सफल कवि बन सकते हो। उसके लिए आपके पास प्रतिभा होना जरूरी नहीं है। ये किसका मत था? तो दंडी का मत था। लेकिन इनके इस मत से अन्य आचार्य समर्थक नहीं बने उनके, और उनको स्वीकार नहीं किया। उनका क्या है कि प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि कोई जरूरी नहीं है प्रतिभा हो नहीं हो, अगर आप अभ्यास करते हो तो भी आप एक सफल कवि बन सकते हो। तो इसको ध्यान रखना है, बिना प्रतिभा के भी आप सफल कवि बन सकते हो, ऐसा किसका मानना है? या फिर क्या ये कथन इनसे संबंधित सत्य है? तो केवल प्रतिभा को हमेशा करेक्ट नहीं मानना है, प्रतिभा अपने जगह करेक्ट है। अगर ऑप्शन में आपके सामने आएगा कि क्या काव्य शास्त्र में जब हम चीजें पढ़ते हैं उससे संबंधित एक व्यक्ति सफल कवि बिना प्रतिभा के भी बन सकता है केवल शास्त्र ज्ञान या अभ्यास के माध्यम से, तो बिल्कुल करेक्ट करना है, क्योंकि दंडी ने ऐसा बोला है। तो उसके बाद मत जो भी चीजें चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए उन्होंने माना है तो हम उसको करेक्ट मानकर चलेंगे। और एक चीज से धारणा नहीं बनानी है कि पीछे हमने प्रतिभा इतनी सारी पढ़ी है तो प्रतिभा में 10 आलोचक प्रतिभा के समर्थक है तो उससे संबंधित जो अच्छी चीजें होगी केवल वही कथन में सच माना जाएगा, इनको नहीं। क्योंकि हम ज्यादातर प्रतिभा के बारे में पढ़ते हैं, अभ्यास में इस तरीके से थोड़ी चीजें होगी, लेकिन इन्होंने बोली है तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। फिर आगे क्या बोलते हैं, फिर कोरा अभ्यास व्यक्ति को कैसे कवि बना सकते हैं? ये अन्य आलोचक अपनी चीजें बोलते हैं कि प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है, और साथ साथ में केवल जो अभ्यास होता है वो व्यक्ति को कैसे कवि बना सकता है, किंतु अभ्यास के महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता। ये सारे मतभेद चलते रहते, ये बात भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करोगे तो ऐसे भी होगा, वही सारी कंफ्यूजन रहती है, चीजें सबके बीच में होती है। प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं लिख पाते। वही चीजें होगी, कितनी ही आपके पास प्रतिभा हो उसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हो, एक्सप्लेन कैसे करते हो, लोगों तक कैसे पहुंचाते हो, अपनी कविता में आप कैसे शब्द प्रयोग करते हो, क्या चीजें आप वो जो महसूस करते हो, जो आपके पास अनुभव है उनको आप उसी तरीके से शेयर कर पाते हो, उनको वैसे ही लिख पाते हो। अगर इतनी प्रतिभा आपके अंदर है तो आप प्रतिभा संपन्न कवि माने जा सकते हो। लेकिन आपके अंदर केवल अच्छे भाव होना, अच्छी थॉट्स होना, अच्छी फीलिंग्स आना, किसी के संघर्ष को समझना, किसी के जीवन को समझना, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको आप काव्य में किस तरीके से उतारते हो ये होती एक कवि की प्रतिभा से संबंधित। अगर वो नहीं है तो आप वो प्रतिभाशाली कवि संपन्न में नहीं आ सकते, हालांकि आप कवि के रूप में भले ही आ जाओ। ठीक है, निरंतर अभ्यास से ही उनकी कविता निखरती है। जो कवि कीर्ति चाहते हैं उन्हें आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और निरंतर कवि क्रम का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर केवल कवि से चीजें नहीं जोड़नी है, सारे के सारे उदाहरण, जितनी भी चीजें, जितनी भी परिभाषाएं अपनी लाइफ से जोड़ते हुए चलो। और अगर इन चीजों को अपनी रियल लाइफ से, अपनी रियल सिचुएशन से जोड़ना स्टार्ट कर लिया, उसके बाद ये चीजें आपको कभी डिफिकल्ट लगेगी ही नहीं। शुरू में सुनोगे तब ये व्युत्पत्ति क्या शब्द होता है, क्या तो अभ्यास होता है, क्या प्रतिभा होती है, शुरू में सबको लगता है, हमें भी लगता था, एक टाइम के बाद आपको भी नहीं लगेगा। पर उसके लिए जरूरी है यही अभ्यास, वही प्रैक्टिस जिसकी हम डेली क्लास में बात करते हैं, वही सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, तो पढ़ लिया हमने काव्य हेतु, कल काव्य लक्षण पढ़ा था, आज हमने काव्य हेतु पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है तो आप दूसरी बार क्लास को जरूर सुनना है, उससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। और एक बात बार बार बोलती हूँ, जो चीजें बीच में, क्लास के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताए जाते हैं, इनको भी आपको क्लास के बाद पढ़ना है, मतलब वो पढ़ना है, वो आपके लिए जरूरी है। इसलिए यहाँ पे एनर्जी आपको बताई जाती है कि इस तरीके से चीजें करो ताकि आप एग्जाम में काम आएगा। और स्पेशली अब तो आपके पास समय बहुत कम है, अगर जून में एग्जाम टाइम से हो जाएगा हमारा, तो आपके पास हमारा अप्रैल तो जाने को हो गया और मई बची है, बस जून में कभी भी एग्जाम हो सकता है। और जून को तो हमें गिनना ही नहीं है, अगर मिड जून तक एग्जाम होता है तो उसको लास्ट के बस वो ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, उसमें कोई अच्छी वैसी वाली तैयारी नहीं हो पाती। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो स्ट्रेस में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया, इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ, उसी में रह जाते हैं। तो बेटर है, अभी भी समय है, 1 महीना किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए जो अच्छे से टाइम देकर तैयारी करना चाहता है तो भी वो 1 महीने में अपनी तैयारी बेहतर कर सकता है। लेकिन उसके लिए बेहतर है कि पढ़ाई को किसी भी दिन नहीं छोड़ना है, डेली क्लास लेना है, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो। एक संडे के चक्कर में आप 7
मान लो 7 घंटे खराब करते हो, वो 7 घंटे महीने में 4 संडे का निकालो और देखो उन 7-7 28 घंटे में से अगर पढ़ाई करते तो 14 घंटे भी अगर आपकी पढ़ाई होती तो वो पढ़ाई आपके एग्जाम के लिए कितनी काम आती। तो बेटर है कि हाँ, ये नहीं कि पूरे दिन भाई हम कभी पूरे वीक में रेस्ट ना करें, बाहर ना जाए, चीज़ें ना, सब करो, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि 1 से 1.5 महीने की तो बात है। उसके बाद अपनी लाइफ, अपने आंसर की रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक चीज़ें वही करनी है, तो करते रहना आराम से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन, तो उसको अच्छे से पढ़ना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी, इसको सर्च कर लेना। ये इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ से फॉलो कर सकते हो, या आपके कॉन्टैक्ट नंबर से, तो यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई लिंक वगैरह नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है। तो क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना है चीज़ें कैसी लगी, और सेशन को सभी स्टूडेंट्स को लाइक करना है, प्लस शेयर करना है। और जो भी नए स्टूडेंट्स क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड रूप में रोज देखते हो और अच्छी खासी संख्या में देखते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। क्लासेज आपके काम के, इसलिए आप चैनल पे आते हो, चीज़ें देखते हो, सुनते हो, पढ़कर भी जाते हो, टेलीग्राम से भी चीज़ें पढ़ते हो, सारी चीज़ें पता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपका उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा, जो सब्सक्राइब करके आओगे आप, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा। चीज़ें बिल्कुल आपके हिसाब से मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। और काव्य शास्त्र की किसी भी क्लास को, किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ना है। शाम की क्लास में हम पढ़ेंगे आज चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, यूनिट 7 से हमारे पास 2-3 कहानियां बची हुई थी, तो अभी हम जब 2-3 दिन ये वाली क्लासेज करें तो उसके साथ साथ उनको खत्म कर देंगे। बाकी जैसे ही फिर से हमारी लाइव क्लासेज स्टार्ट करेंगे हम 29 से, तो तब वापस हम अपनी यूनिट 10 पे आ जाएंगे, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा जो छोड़ी थी उसको लाइव में पढ़ेंगे, तो थोड़ी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।